अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। नए आर्मी चीफ साहब का फैसला कर लिया गया इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से, और इसको अभी खुफिया रखा गया, यानी कि अभी सामने नहीं लाया जा रहा है। ये तब सामने लाया जाएगा अगर इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर से अदारों के ऊपर हमले किए हैं। इसके बारे में भी आपको खबर देनी है। ये खबर देखने के लिए आप लाजमी इस चैनल के ऊपर बने रहिए, स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। अच्छा जी, इसके बाद लॉन्ग मार्च अब कब आ रहा है, अगले 2 दिन में क्या ऐलान मुतवक्के है, इसके बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो भी आप तक पहुंचानी है। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त फिर से बंकर के अंदर छुप गए और इस्लामाबाद के अंदर से निकल कर या तो लंदन फरार हो गए या फिर इस्लामाबाद के अंदर किसी टैंकी के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। इसके बाद जी शेख रशीद अहमद, जो कि हम हमेशा से समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, उनकी तरफ से कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं कल इंटरव्यू के अंदर, जो कि उन्होंने मारिया मेमन साहिबा को दिए। तो आइए जी, वीडियो शुरू होने से पहले आपको कहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा लें और ऑल पे कर दें ताकि जो भी आने वाली वीडियोस वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अच्छा जी नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू यहाँ से करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कल जो है ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सी अहम सी इंफॉर्मेशन थी। यानी कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से इदारों के ऊपर तनकीद की है, अदलिया के ऊपर, क्योंकि अदलिया आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अदलिया भी इस वक्त जो है ना इसके अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर रही है इस वक्त, क्योंकि अदलिया की खुद 1-2 मिस्टेक्स ऐसी हो चुकी हैं चीफ जस्टिस जो इस वक्त के हैं उमर अता बंदियाल साहब, उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले एक जब पीटीआई वाले फैसल वाउडा का नयाली वाला केस का फैसला लेकर गए थे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके अंदर एक जजमेंट दी थी, यानी कि रिमार्क्स दिए थे कि ये ड्रैकोनियन लॉ, यानी कि एक ड्राउना, एक काला कानून है ताहयात नाअहली का। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब अब सियासत कर वापस आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इदारों के ऊपर एक दफ़ा फिर से तनकीद का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इदारों की तरफ से बंदा दिया गया था एक आर्मी चीफ लगाने के लिए, क्योंकि हमेशा से हम जैसे सुनते हैं कि आर्मी चीफ जो होता है वो अपना अगला जानशीन मुकर्रर करके जाता है। तो इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह की ये इतलात के मुताबिक है, यानी कि इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ज़राए हमारे पक्के होते हैं। आपको पता है पिछले चंद दिनों में हमने जितनी भी 1 महीने के अंदर जितनी भी खबरें दी हैं सारी की सिवाय सच साबित हुई हैं, सिवाय 1-2 के। तो अच्छा, ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ साहब की तरफ से नाम दिए गए थे 2, शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, और जो दूसरी पार्टी रहनुमा है वो कह रहे हैं कि सीनियरिटी लिस्ट के बेस के ऊपर जो है नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती की जाए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट भी तकरीबन 40% इसके ऊपर यानी कि राजी हो चुकी है सीनियरिटी बेस के ऊपर। लेकिन इसके अंदर एक यहाँ पर चेंजिंग आ रही है कि जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन गई हैं तब से नवाज शरीफ साहब के बयानिया के अंदर तब्दीली आई है, और इस बयानिया को काउंटर करके एक और बयानिया लाया जा रहा है अब कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि कोई जूनियर, यानी कि सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जो जूनियर है उसको ऊपर लेकर आया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ही ऐसे किया, जूनियर जो होते हैं उनको ऊपर लेकर आते हैं। ये नवाज शरीफ साहब का यानी कि एक प्रोग्रेटिव रहा है, यानी कि उनकी एक तरतीब चली आ रही है। जो भी आर्मी चीफ साहब थे 6 से 7 आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं, तो 6 से 7 ही आर्मी चीफ इसी तरह से अपॉइंट किया नवाज शरीफ साहब ने। तो एक तो इसके ऊपर ठनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट, और क्योंकि आर्मी इस वक्त चाह रही है कि कोई और जर्नल है वो सामने है, लेकिन एक पक्की खबर है सामने आ रही है जो अजहर अब्बास साहब के मुतालिक। अजहर अब्बास साहब को नाज़रीन इकराम इस वक्त मैं आपको पहले ही खबर दे रहा हूँ कि चीफ, ये जो इनका जॉइंट चीफ का जो ओहदा होता है ये दिया जाएगा, उसकी चेयरमैन बनाया जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद जी अब हम आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ कौन लगने वाला है। अब यहाँ पर ठनी हुई है, क्योंकि इन 2 खानदानों के दरमियान भी ठन गई है। एक तरफ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब हो गए, और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ हो गए। नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि जूनियर है, शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि सीनियरिटी बेस पे हो, और इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि इसके ऊपर हम जो अपना बना दे वो। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर 40 से 45% ये भी चाह रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब फैसला कर रहे हैं उसके साथ चला जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ साहब के ऊपर भरोसा नहीं है। तो अहम मुमकिन है कि इन दोनों खानदानों की आपस में कुछ फिर से अनबन शुरू हो, और क्योंकि मरियम नवाज साहब बाहर जा चुके हैं, उन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया इस NR2 से और धोखा देकर भाग चुकी हैं। जुमेरात का वादा किया गया था और मंगल को पासपोर्ट लेकर बुध को ही सुबह रवाना हो गए हैं। तो इसके बाद नाज़रीन इकराम आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब अपॉइंट करेंगे जिस बंदे को वो होगा। और दूसरी तरफ मैं आपको कह रहा हूँ कि एक और बहुत अहम तरीन खबर है। अहम तरीन खबर यह है कि 2 मुलाकातें हो चुकी थी पहले, इसकी तस्दीक भी आ चुकी थी, तीसरी मुलाकात होने जा रही है कल या परसों। ये 2 अहम तरीन दिन हैं पाकिस्तान के लिए,
یہ کل والا منگل اور پرسوں والا بدھ والا. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بدھ کو پھر سے کال دے دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو بھی عمران خان نے بدھ کے دن کال دی تھی. حالانکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یا تو جمعے کو دی جاتی تھی کال دھرنے کی یا جلسے کی یا لانگ مارچ کی. جمعہ ہفتہ اتوار یہ 3 ڈیٹس ہوتی ہیں جس کے اندر یعنی کہ عوام سے بھرپور تعاون کی امید ہوتی ہے کہ عوام نکلے کیونکہ چھٹی کے دن ہوتے ہیں. لیکن عمران خان نے پتہ نہیں کیا سوچ کے 25 مئی بدھ والے دن ہی اعلان کر دیا. کیا ایک دفعہ پھر سے بدھ کا دن چنا جا رہا ہے پنجاب حکومت, اور کیونکہ اس وقت پنجاب حکومت بہت اہم رول پلے کر رہی ہے عمران خان کے لانگ مارچ کے اندر. اچھا دوسری خبر آ جاتی ہے جی لانگ مارچ, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر جانا چاہ رہے ہی نہیں ہے جڑ سے اب عمران خان کا بیانیہ ہی تبدیل ہوتا آپ کو دکھائی دے گا کہ عمران خان جلسے کے اوپر پھر سے ایک دفعہ واپس آئیں گے, کیونکہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہوتا ہے وہ آخری آپشن ہے, جبکہ ان کے ارد گرد جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کسی طرح اپنا لانگ مارچ لے کر آئے اور اسلام آباد کی صورتحال خراب ہو. اور اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ترین بندے یہ کیوں چاہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, کیونکہ باقی اب رہ گیا 2 مہینے اور عمران خان صاحب یہ نہیں چاہ رہے کہ 2 مہینے بھی نہیں, اب تو 1.5 مہینہ رہ گیا. 1.5 مہینے کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں کہ 10 سال کے لیے سب کو ہاتھ دھونا پڑے. کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا آپ کو ٹویٹ یاد ہوگا کہ وہ نہ ہو عمران خان اور ہماری آپس کی جنگ میں 10 سال ایک دفعہ پھر سے ہم دونوں جیل کے اندر چلے جائیں. تو عمران خان صرف اپنے تک ہی کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہیں, یا تو وہ تیسری ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی شیخ رشید صاحب کے پاس. شیخ رشید نے کل ماریا میمن کو ذمہ دار کون والے 10 بجے کے شو کے اندر انٹرویو دیا ہے نیوز کے اوپر, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت عمران خان کو ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگا دے گی. تیسری ملاقات ہونے جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری ملاقات ہو جائے اچھا ہے کامیاب ہو جائے, لیکن وہ ایک اور انفارمیشن بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگا دے گی. لیکن اب یہاں پر دیکھا جائے تو عمران خان شیخ رشید سے بڑے سیاستدان ہیں, لیکن شیخ رشید صاحب کا تجربہ بہت زیادہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں. تو شیخ رشید صاحب ایک طرح سے عمران خان کو انتہا دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کی اگر کوئی خبر آتی ہے تو آپ نہ کریے گا, کیونکہ اس وقت اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب 1-2 سٹیپ پیچھے چلے جائیں گے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب اپنے فلور کے اوپر پہنچنے کے لیے آخری سیڑھی کے اوپر قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں. کیا عمران خان صاحب ڈیل کر کے وہ قدم رکھیں گے یا پھر عمران خان صاحب عوام کی مدد لے کر اپنا وہ قدم اپنے فلور کے اوپر یعنی کہ چھت کے اوپر روف کے اوپر رکھ دیں گے. اچھا جی یہ ساری اس کے اندر ایک اور حیران کن شیخ رشید کے انٹرویو کے اندر ایک اور حیران کن جملہ تھا. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں انورٹڈ کوماز میں نہیں ہے بالکل سیم, یعنی کہ میں نہیں بتا رہا اس کا مفہوم کر کے بتا رہا ہوں, یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں پھر سے ڈیل کے تحت واپس لے کر آنا چاہ رہی ہے تو انہوں نے 6 مہینے پہلے ہماری حکومت کس لیے گرائی تھی. یہ بہت اہم ترین سوال ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ اور وہ بھی خاص ترین بندہ جس کو آج تک اسٹیبلشمنٹ اپنا ساتھی قرار دیتی آئی اور اپنے ساتھ رکھتی آئی اور اپنے ہی حلقے سے جتواتی آئی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. تو زیادہ ہمارے اپنے فوج کے ادارہ جو ہے اس کو بھی ہم متنازع نہیں بنا سکتے کیونکہ دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے اور نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI. تو ان کے اوپر زیادہ ہم باتیں نہیں کیا کریں گے اب سے, یعنی کہ کچھ تنقید نہیں کیا کریں گے کیونکہ ہماری فوج کی وجہ سے ہی ہمارا پاکستان اب تک قائم و دائم ہے اور دہشت گردی کی لعنت سے پاک ہوا ہے. اچھا جی رانا ثناء اللہ ایک دفعہ پھر سے بل کے اندر چھپ چکا ہے, جو کہ کل تک بھڑکے مار رہا تھا عمران خان کو کہ آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں, میں نے ڈنڈے تیار کیے ہیں, لتر پھیروں گا میں. رانا ثناء اللہ کا ڈنڈا تیار ہے, مریم نواز اور پوری مسلم لیگ نون اس کے اوپر لگی تھی, لیکن عمران خان صاحب نے ایسا ڈنڈا پھیرا کہ رانا ثناء اللہ اپنی بل سے باہر ہی نہیں نکل رہا. رانا ثناء اللہ ناظرین کرام اس وقت اپنی بل کے اندر چھپ گیا, اس طرح چھپا ہے جیسے چوہے کو ہم پکڑتے ہیں اور چوہا بھاگ کے اپنی بل کے اندر چھپ جاتا ہے, نہ ہی پھر وہ ملنے کے اندر آتا ہے اور نہ ہی پھر سامنے نکلتا ہے, 1-2 دن بعد ہی آتا ہے. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی آپ نے کل پرسوں سے نہیں دیکھا ہوگا, جب سے ان کا وارنٹ گرفتاری سیٹرڈے کو جاری ہوئے تھے اس کے بعد سے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سوائے جیو کے اوپر انٹرویو کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا, اور وہ بھی انٹرویو کیا پتا اپنی بل کے اندر سے بیٹھ کر دیا, اور کیا پتا بہت ہی ممکن ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی فلائٹ پکڑ لی ہو. اور ان ساری انفارمیشن کے بعد ناظرین اکرام کیونکہ نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر گورنر راج آ جائے یا نو کانفیڈنس موشن کے تحت پرویز الہی صاحب کی حکومت کو گرا دیا جائے, تو اسی لیے آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر سے منظرنامے پہ آئے ہیں اور ان کی ڈاکٹر عاصم جن کے اوپر 300 ارب روپے کے کرپشن کے چارجز تھے لیکن اب وہ فری ہو چکے ہیں اور تقریباً 1.5 سے 2 سال نیب کی عدالت میں بھی گرفتار رہے ہیں,
नज़र बंद रही हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आपको पता है मुल्क के अंदर उहदों की बंदरबान जारी है, जितना बड़ा सियासतदान यानी कि जितना बड़ा करप्ट होगा उतना ज़्यादा, जितना बड़ा बदमाशिया होगा उतना बड़ा उहदा मिलेगा उसको। कल ही आप देख लेंगे कामरान टेसौरी को गवर्नर सिंध लगा दिया गया एतवार वाले दिन। गवर्नर यानी कि गवर्नर जनरल यानी कि सदर मुमलिकत तो पाकिस्तान की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 101 के तहत ये समरी भेजी थी सदर मुमलिकत के पास। लेकिन अब ये देखने वाली बात है क्या उज़ैर बलोच इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध लगने के लिए तैयार बैठा हुआ। जहाँ पर एक और भी बात है कि नबील गोबोल इस वक्त क्या, अब आगे मैं कहना नहीं चाह रहा कि क्योंकि इस वक्त जितने भी आप देख सकते हैं कैबिनेट जितनी भी है और जितनी भी आगे ओहदों की बंदरबांट जारी है, जितना बड़ा करप्ट होगा बंदा उतना बड़ा ओहदे से नवाजा जाएगा और जितना छोटा करप्ट होगा उसको पार्टी के अंदर ही नहीं लेना। इस वक्त नून लीग का यह वतीरा बन चुका है और अपने मुखालफों के ऊपर इस तरह से पूरे मीडिया कैंपेन चलानी है। आपने पिछले चंद दिनों में देखा होगा कि किस तरह इमरान खान साहब के ऊपर मीडिया की कैंपेन चलाई गई है। हालांकि ये वाली हुकूमत जो होती है वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया हुकूमत वक्त पर तनकीद करता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ एक चैनल का तो मैं बराह रास्त नाम लूँगा, समा टीवी चैनल, क्योंकि उनके मालिक की वजह से उसके पास पैसा है और उसने 4-5 अरब रुपए में एक चैनल खरीद कर अब इमरान खान साहब के खिलाफ मनफी और मजहबी प्रोपागंडा किया जा रहा है। क्योंकि आप जब भी लगा कर देखेंगे तो इमरान खान साहब की तकरीर के टुकड़े काट काट कर उनको चलाए जा रहे हैं और अवाम के अंदर मजहबी शिद्दत पसंदी यानी कि अवाम के अंदर मजहबी जज्बात को उभारने के लिए क्लिप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को मरवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ये अलीम खान नाज़रीन करम, जो कि आज से चंद महीने पहले कह रहा था मैं इमरान खान साहब को इस तरह एक्सपोज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इनकी पार्टी में चलेगी। लेकिन इस वक्त मियां असलम इकबाल साहब ने उसको ऐसा हैंडल किया है कि अब ना तो अलीम खान सामने आने को दिखाई देता और ना ही पीछे छुपते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब ना तो वो खुलकर खेल सकता है और ना ही वो छुप कर खेल सकता है। आवाम के अंदर बदनाम हो गया और मियां असलम इकबाल ने उसको ये भी कह दिया कि आप आओ किसी भी इंडिपेंडेंट हल्के से मेरे साथ सामने इलेक्शन लड़ कर दिखाओ, मैं आपको तिगनी का नाच नचा दूंगा, यानी कि आपके ऊपर जई थई फेर दूंगा। अब इनका जो करप्शन का स्कैंडल है जिसके अंदर 756 कनाल से लेकर इन्होंने 8000 कनाल तक अपना पार की सिटी फैला ली है, तो उसके ऊपर आप देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल है। इस वक्त वफाकी हुकूमत इस वक्त अलीम खान साहब का साथ दे रही है, जो कि इमरान खान साहब का ATM कहलाती थी। अलीम खान और जहांगीर इनको आज दोनों को अपना पिट्ठू बनाकर बैठी हुई है और ये भी दोनों वफाकी हुकूमत को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह ये सियासी और ये किस तरह ये बदमाशी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आपकी आवाम और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के शराफिया को रोकते हुए आगे चले जाते हैं। तो नाज़रीन करम, हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाते रहें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप मुल्क के बाखबर शहरी तस्वुर किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आप सबका निगहबान हो।